हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन पंकज पाहिल। मैं एक पायलट, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और ग्राउंड इंस्ट्रक्टर हूं। पिछले 17 सालों से मैं अलग अलग देशों में एविएशन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। आज के इस मास्टर क्लास में हम डीजीसीए एयर रेगुलेशंस के एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को क्रैक करने वाले हैं, एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क्स। मेरे बनाए इन विजुअल नोट्स के जरिए हम इस भारी भरकम टॉपिक को बहुत ही आसानी से डिकोड करेंगे। अब देखिए, इस रेगुलेटरी मटेरियल में घुसने से पहले एक बहुत ही कमाल का कोट याद रखना है। प्रेपरेशन इज द की टू अनलॉकिंग द स्काइज। सीधा सा मतलब है बॉस, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाबी आपकी तैयारी में ही छिपी है। एक कामयाब एविएटर बनने के लिए फोकस और सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, तो अपना माइंडसेट एकदम सेट कर लीजिए। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपको पता ही है डीजीसीए के रेगुलेटरी टेक्स्ट कितने ड्राई और उबाऊ होते हैं, राइट? लेकिन हमारे ये विजुअलाइज नोट्स इन बोरिंग पैराग्राफ्स को एकदम शानदार इंटरैक्टिव डायग्राम्स में बदल देते हैं। इससे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही समझ नहीं आएंगे, बल्कि एग्जाम्स के दौरान उनका रैपिड रिकॉल भी बहुत आसान हो जाएगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम बात करेंगे ग्लोबल एलोकेशन, इंडिया के स्ट्रक्चर, मेजरमेंट रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन और लीजिंग, कैंसिलेशन की, और लास्ट में हमारा एक रैपिड रिकॉल क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्लोबल एलोकेशन ऑफ मार्क्स। आपने कभी सोचा है ये एयरक्राफ्ट मार्क्स आते कहाँ से हैं? इसका एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। स्टेप 1, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ग्लोबल रेडियो कॉल साइंस अलॉट करता है। फिर स्टेप 2, जो ICAO कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ना, मतलब जिस देश में आपका एयरक्राफ्ट रजिस्टर हो रहा है, वो उस अलॉटमेंट में से अपने लिए स्पेसिफिक मार्क्स चुन लेता है। और ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही शानदार पाइपलाइन की तरह काम करता है, ITU से शुरू होकर सीधा ICAO स्टेट तक। एक बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, जो फाइनल मार्क्स चुना जाता है ना, उसमें 1 से लेके 5 तक अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होते हैं, लेटर्स, नंबर्स या दोनों का कॉम्बो, बस। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, इंडिया का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। अब अगर हम अपने भारतीय स्ट्रक्चर को डिकोड करें तो रूल बड़ा सिंपल है। सिविल एयरक्राफ्ट के लिए नेशनैलिटी मार्क VT यूज होता है, जिसके बाद 3 रोमन लेटर्स आते हैं। एयरफोर्स के लिए यही मार्क VU और 3 लेटर्स बन जाता है। और अगर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन की बात हो रही है तो वहां सिर्फ U और फिर 6 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। सिंपल, राइट? लेकिन रुकिए, एग्जाम्स में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है। ध्यान दीजिएगा। ITU ने दुनिया के नक्शे पर भारत को AT से लेकर AW तक का ब्लॉक अलॉट किया हुआ है। पर रियलिटी क्या है? भारत आज भी आज़ादी से पहले वाले मार्क्स यानी VT और VU ही इस्तेमाल कर रहा है। तो अलॉटमेंट और एक्चुअल यूसेज को आपस में मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मेजरमेंट, प्लेसमेंट और प्रोहिबिटेड मार्क्स। आपको पता है कुछ लेटर्स की कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी रजिस्ट्रेशन में यूज नहीं कर सकते, जैसे SOS, PAN, TTT, XXX, Q से शुरू होने वाले Q कोड्स और 5 लेटर वाले इंटरनेशनल कोड्स। ये पूरी तरह से बैन है। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिग्नल्स के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन लिटरली जानलेवा साबित हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आप इन भारी भरकम पैराग्राफ्स को छोड़कर डिस्ट्रेस, अर्जेंसी और सेफ्टी सिग्नल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको 1 सेकंड में याद आ जाएगा कि कौन से मार्क्स एयरक्राफ्ट पर कभी पेंट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं मार्क्स के डायमेंशंस की, और इसके नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हेवियर देन एयर एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे मार्क्स कम से कम 50 सेंटीमीटर ऊंचे होने चाहिए, और फ्यूजलेज या टेल पर कम से कम 30 सेंटीमीटर। वहीं लाइटर देन एयर के लिए जनरल रूल 50 सेंटीमीटर का ही है। अच्छा, स्ट्रेट एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत तगड़ा रूल है। उनके बाहरी हिस्से पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह बैन है, जब तक कि डीजीसीए खुद परमिशन ना दे दे। सिर्फ पेंट करने से काम नहीं चलता, एक फायर प्रूफ मेटल की आइडेंटिफिकेशन प्लेट होना भी मस्ट है। मैन्ड एयरक्राफ्ट में इसे मेन डोर के पास एकदम प्रोमिनेंट जगह पर लगाया जाता है, लेकिन अगर अनमैन्ड फ्री बलून है तो ये पेलोड के बाहर लगेगी, और ड्रोन है तो मेन कंपार्टमेंट के पास। जगह का ये फर्क आपको एग्जाम के लिए एकदम रटा होना चाहिए। अब शिफ्ट करते हैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। सेक्शन 4, डॉक्यूमेंटेशन, लीजिंग और IFSCA। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी COR,
इसमें एयरक्राफ्ट का टाइप, कंस्ट्रक्टर नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और ओनर की डिटेल्स होना जरूरी है। लेकिन सबसे काम की बात इसकी वैलिडिटी है। एक बार इश्यू हो गया तो ये रजिस्ट्रेशन की तारीख से तब तक वैलिड रहता है जब तक डीजीसीए खुद इसे कैंसिल ना कर दे। कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। अब अगर आप लीजिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए। ऑपरेशनल कंट्रोल का सीधा सा मतलब है वो पावर या अथॉरिटी जिससे आप क्रू मेंबर्स, डिस्पैचर्स और ग्राउंड फैसिलिटीज को कमांड करते हैं और एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि लीज के दौरान एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ना, वो लेसी यानी किराए पर लेने वाले के पास होता है, लेसर के पास नहीं। और हाँ, इंडिया में एयरक्राफ्ट लीजिंग को बूस्ट करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी में IFSCA को यूनिफाइड अथॉरिटी बनाया गया है जो इन लीजिंग कंपनियों को रेगुलेट करती है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पर, सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन ट्रिगर्स। आखिर वो कौन से कारण हैं जिससे रजिस्ट्रेशन परमानेंटली उड़ सकता है? इसे याद रखने के लिए एक सर्किट डायग्राम वाला अप्रोच बेस्ट है। इसमें पूरे 7 ट्रिगर्स हैं। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन किसी झूठी जानकारी के बेस पर लिया गया हो, या एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, या फिर सोचिए अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस C/A 5 साल या उससे भी ज्यादा समय से एक्सपायर पड़ा हो, तो DGCA आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल कर देगा। और अब देखते हैं कि हमने जो भी डिस्कस किया वो कैसे बिल्डअप होता है। सेक्शन 6 DGCA रैपिड रिकॉल सिंथेसिस। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। हेवियर देन एयर एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे बने मार्क्स की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? याद आया? बिल्कुल सही। सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। विंग्स के नीचे 50 और फ्यूजलाज पर 30 सेंटीमीटर। एक और सवाल लेते हैं। लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट पर ऑपरेशनल कंट्रोल किसका होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। इसका जवाब है लेसी। वही क्रू और सारे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए ये रैपिड रिकॉल चीट शीट छोड़ रहा हूँ। इसमें पूरा का पूरा निचोड़ है। अथॉरिटी ट्रैप, डायमेंशन रूल्स, इंडिया का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सब कुछ। देखिए, इन रेगुलेशंस को समझना सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं है, ये ग्लोबल एविएशन सेफ्टी का सबसे बड़ा बेस है। पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कल को जब आसमान में अनमैन्ड ड्रोन्स की गिनती कमर्शियल फ्लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हमारे ये दशकों पुराने नियम एयर स्पेस को सेफ रख पाएंगे? सोचिएगा जरूर। सीखते रहिए और सुरक्षित उड़ान भरते रहिए।